आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में सब कोई जानता तो है, लेकिन ऑलमोस्ट कोई समझता नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग। हर जगह ये लाइन सुनने को मिलती है, पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा। पर सच ये है, बहुत से लोग पॉजिटिव सोचने की कोशिश में अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। कभी नोटिस किया है, आप स्माइल कर रहे होते हो, लोगों से बात कर रहे होते हो, सब नॉर्मल लगता है, पर दिमाग के अंदर एक फाइट चल रही होती है। बाहर से सब ठीक होता है, लेकिन अंदर एक आवाज बोल रही होती है, मैं ठीक नहीं हूं। और सबसे कंफ्यूजिंग बात यह होती है कि आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। यहीं पर लोग गलत जगह अटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम नेगेटिव थिंकिंग है, पर प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप नेगेटिव सोच रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि आप गलत तरीके से पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हो। और ये वीडियो इसी कंफ्यूजन को तोड़ने के लिए है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एक है, ये समझाना कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब खुद को झूठ बोलना नहीं होता। क्योंकि जब आप अपने डार्ट को इग्नोर करते हो ना, वो खत्म नहीं होता, वो क्वाइटली स्ट्रांग होता जाता है। इसलिए ये वीडियो शुरू से एंड तक देखना। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कि अगर आप यहां से आधे में निकल गए तो आप वही गलती दोबारा करोगे जो शायद आप पिछले कई सालों से करते आ रहे हो। आज हम बात करेंगे, दिमाग नेगेटिव क्यों सोचता है, पॉजिटिव थिंकिंग अक्सर फेल क्यों हो जाती है, और कौन सा तरीका ऐसा है जो क्वाइटली बिना फोर्स के आपकी सोच बदल देता है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये फ्लैशी नहीं है, ये स्लो है। पर जो चीज सच में काम करती है ना, वो हमेशा स्लो ही होती है। और अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए ही है। और यहीं से बात थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि जब हम बोलते हैं मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो एक्चुअली हम ये मान रहे होते हैं कि हम अपने ही थॉट्स से डर रहे हैं। सोचो जरा, अगर कोई बाहर का इंसान तुम्हें परेशान करे तो तुम उससे दूर जा सकते हो, फोन बैंड, रूम चेंज, कॉन्वर्सेशन खत्म। पर जब परेशानी तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर हो तो कहाँ जाओगे? इसी वजह से लोग पॉजिटिविटी को शील्ड बना लेते हैं, जैसे कोई हेलमेट पहनकर तूफान में खड़ा हो। बाहर से सेफ लगता है, पर अंदर हवा भर जाती है। दिमाग नेगेटिव क्यों सोचता है? इसका जवाब सिंपल नहीं है, पर इंटरेस्टिंग है। दिमाग का काम तुम्हें हैप्पी रखना नहीं है, दिमाग का काम तुम्हें सेफ रखना है। और सेफ्टी के लिए दिमाग हमेशा वर्स्ट केस देखता है। कल क्या गलत हो सकता है, लोग क्या सोचेंगे, अगर फेल हो गए तो, अगर सब छोड़ दिया तो। ये नेगेटिविटी नहीं है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। पर प्रॉब्लम टैब शुरू होती है जब हम मॉडर्न लाइफ में इस मैकेनिज्म को समझने के बजाय यूं से दबाने लगते हैं। हम कहते हैं मत सोचो ऐसा, पॉजिटिव रहो, स्ट्रांग बनो, और दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है मैं तुम्हें बचा रहा हूं और तुम मुझे ही चुप करा रहे हो। यहीं से इनर फाइट शुरू होती है। एक तरफ तुम्हारा दिमाग जो हर पॉसिबिलिटी देखना चाहता है, दूसरी तरफ तुम जो सिर्फ अच्छा फील करना चाहते हो। और जब ये फाइट रोज होती है ना, तो इंसान थक जाता है। इस थकान का नाम है मेंटल एग्जॉस्शन। इसमें रोना भी नहीं आता, इसमें गुस्सा भी नहीं निकलता, बस एक अजीब सी हैवीनेस होती है। लोग इसे बोर्डम समझ लेते हैं या लेजीनेस, पर असल में ये क्लैरिटी की कमी होती है। हजारों साल पहले भी एक इंसान इसी जगह पे अटका हुआ था। उसके पास कंफर्ट था, सिक्योरिटी थी, फ्यूचर प्लान था, पर उसका दिमाग भी इसी तरह क्वेश्चंस पूछता था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने भी पहले कंट्रोल से ही शुरू किया। उसने सोचा शायद अगर मैं अपने थॉट्स को डिसिप्लिन कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए पहले कंफर्ट छोड़ा, फिर रूटीन बदला, फिर बॉडी को कंट्रोल करना शुरू किया। पर जितना ज्यादा कंट्रोल उतनी ज्यादा फाइट। ये वही स्टेज है जहां आज का इंसान भी पहुंच जाता है। जिम, रूटीन, मेडिटेशन एप्स, एफर्मेशंस, सब कुछ ट्राई करता है। थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, फिर वही आवाज। यहीं पर एक बहुत सब्टल सी बात होती है जो अक्सर मिस हो जाती है। दिमाग को शांत करने की कोशिश और दिमाग को समझने की कोशिश एक जैसे नहीं होती। ज्यादा लोग पहली वाली करते हैं, दूसरी वाली से डर जाते हैं, क्योंकि समझने का मतलब होता है बिना जज किए देखना। और जब तुम बिना जज किए देखते हो तो तुम्हें वो चीजें भी दिख जाती हैं जिनसे तुम बच के भाग रहे थे। इसलिए पॉजिटिविटी इजी लगती है, समझना हार्ड। उस इंसान ने भी इसी जगह पे गलती की। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी बॉडी को तोड़ दूं तो दिमाग अपने आप चुप हो जाएगा। भूख, थकान, आइसोलेशन। लोगों को लगा ये बहुत एडवांस्ड रास्ता है, पर असल में ये भी एक एस्केप था। एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक का सफर। और एक्सट्रीम्स हमेशा लाउड होते हैं, पर सच क्वाइट होता है। एक दिन
जब उसका शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका था, जब थॉट्स और ज्यादा तेज हो चुके थे, तब उसे पहली बार एक सिंपल सी बात समझ आई। फाइट का कोई एंड नहीं होता। न नेगेटिव थॉट्स जीत सकते हैं, न पॉजिटिव एफर्मेशंस। जीतना किसी को नहीं है। इस रियलाइजेशन के बाद उस इंसान ने पहली बार फाइट छोड़ दी और यहीं पर उसका नाम बदलने लगता है। जब वो फाइट में था, वो सिर्फ एक कंफ्यूज्ड इंसान था, पर जब उसने देखना शुरू किया बिना कंट्रोल के, बिना भागे, बिना फोर्स के, तब धीरे धीरे बुद्धा का सफर शुरू हुआ प्रोसेस। इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिविटी तुम्हारा बॉस नहीं रहती। तुम यूज देख पाते हो, सुन पाते हो और फिर यूज जाने देते हो। पॉजिटिव थिंकिंग यहीं पर ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि पॉजिटिविटी जब जबरदस्ती नहीं होती तो वो हैवी नहीं लगती, वो नेचुरल होती है, साइड इफेक्ट की तरह। अगर तुम अपने दिमाग से लड़ रहे हो तो तुम ऑलरेडी थक चुके हो, और अगर तुम थक चुके हो तो तुम्हें और मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें क्लैरिटी चाहिए। हम ये समझेंगे कि दिमाग नेगेटिव सोचता ही क्यों है और कैसे बिना पॉजिटिव बने सोच बदलने लगती है। वहीं पर बुद्धा का सबसे मिसअंडरस्टूड ट्रूथ सामने आएगा। अगर तुम यहाँ तक रुक गए हो तो शायद तुम भी सिर्फ अच्छा फील करना नहीं, समझना चाहते हो, और जो समझने आता है वो जल्दी नहीं जाता। लेटे हाइन सबसे पहले एक चीज क्लियर करनी जरूरी है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, पर तुमने उसे दुश्मन बना लिया है। और जब तक ये गलतफहमी रहेगी ना, चाहे तुम कितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग ट्राई कर लो, अंदर की फाइट बैंड नहीं होगी। सोचो, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला होता है, इंटरव्यू, एग्जाम, मीटिंग, डिसीजन, सबसे पहले कौन सी सोच आती है? फेल हो गया तो, गलत हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, अगर सब बिगड़ गया तो? हम इसे नेगेटिविटी बोल देते हैं, पर असल में ये नेगेटिविटी नहीं होती, ये प्रिडिक्शन होती है। दिमाग फ्यूचर का वर्स्ट केस वर्जन दिखाता है ताकि तुम प्रिपेयर्ड रहो। ये उसका काम है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इस प्रिडिक्शन को ट्रूथ मान लेते हैं। दिमाग एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा होता है। उसे हैप्पीनेस से कोई लेना देना नहीं, उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, सर्वाइवल। इसलिए वो बार बार बोलता है, रिस्क मत ले, साफ रह, पहले सोच और इसके लिए रेडी रहे। और एंशिएंट टाइम में ये सिस्टम परफेक्ट काम करता था, पर मॉडर्न लाइफ में ये सिस्टम ओवरलोड हो गया है। अब डेंजर शहर या जंगल नहीं है, डेंजर एम्बैरेसमेंट है, फेलियर है, कंपैरिजन है, और दिमाग इन सबको रियल डेंजर की तरह ट्रीट करता है। याहिन पार हम गलती करते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं पॉजिटिव बन जाऊं तो दिमाग चुप हो जाएगा, पर होता इसका उल्टा है। जितना ज्यादा तुम कहते हो मत सोच ऐसा, उतना ज्यादा दिमाग उसी चीज को पकड़ लेता है। जैसे तुम खुद से बोलो, पिंक हाथी के बारे में मत सोचो। अब क्या हो रहा है? दिमाग इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता, दिमाग एसोसिएशन फॉलो करता है। इसलिए पॉजिटिविटी फोर्स करना एक्चुअली नेगेटिविटी को स्ट्रॉन्ग करता है। हजारों साल पहले भी एक इंसान ने यही गलती की थी। उसने भी पहले दिमाग को कंट्रोल करना चाहा, रूटीन, डिसिप्लिन, तपस्या। उसे लगा कि अगर मैं हर थॉट पे कंट्रोल पा लूं तो सुकून मिल जाएगा। पर कंट्रोल एक लिमिट तक काम करता है, उसके बाद वो प्रेशर बन जाता है, और प्रेशर के साथ दिमाग और ज्यादा अलर्ट हो जाता है। यहीं पर उसने एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की। जब वो थॉट से लड़ता था, थॉट स्ट्रांग होता था। जब वो थॉट को इग्नोर करता था, थॉट पीछे से आ जाता था। पर जब वो सिर्फ देखता था, बिना कमेंट के, बिना रिएक्शन के, तो थॉट अपने आप धीरे हो जाता था। ये बहुत सटल डिफरेंस है। फाइट करना, एनर्जी देना, इग्नोर करना, एक काम एनर्जी छुपाना, ऑब्जर्व करना, एक ये एनर्जी खत्म होने देना। हम पहले दो करते हैं, तीसरा नहीं, क्योंकि ऑब्जर्व करने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत इस बात की कि जो दिमाग दिखा रहा है यूज देख पाओ बिना भागे। यहीं पर इस इंसान का सफर एक नया मोड़ लेता है। जब वो कंट्रोल से थक गया, जब वो एक्सट्रीम से टूट गया, तब उसने पहली बार कुछ नया ट्राई किया। कुछ भी नहीं, न पॉजिटिव न नेगेटिव, बस देखना। थॉट आया, उसने नोट किया, रिएक्शन नहीं दिया, थॉट गया, दूसरा आया, फिर गया। इस प्रोसेस में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई मैजिक नहीं था, पर एक चीज हो रही थी। दिमाग को पहली बार रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा था, और जहां रेजिस्टेंस नहीं होता वहां फाइट भी नहीं होती। इसी साइलेंस में पहली बार बुद्धा का मतलब समझ आता है। बुद्धा का मतलब कोई हमेशा शांत रहने वाला इंसान नहीं है। बुद्धा का मतलब है जो अपने दिमाग को बिना जज किए देख सकता है, न यूसी हीरो बनाता है,
न विलन, बस देखता है। और जब तुम देखना सीख जाते हो ना, तो पॉजिटिविटी तुम्हें सीखनी नहीं पड़ती, वो नेचुरली आ जाती है, क्योंकि अब तुम दिमाग से लड़ नहीं रहे, तुम उसके साथ हो। नेगेटिव थॉट्स का गोल तुम्हें परेशान करना नहीं होता, उनका गोल तुम्हें प्रोटेक्ट करना होता है। पर जब प्रोटेक्शन आउटडेटेड हो जाता है तो पेन बन जाता है, और पेन को ना पॉजिटिव थिंकिंग से भगाया जा सकता है, ना नेगेटिव बन के झेला जा सकता है। पेन को सिर्फ समझा जा सकता है। अगले पार्ट में हम एक और अनकंफर्टेबल सच देखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग क्यों कभी कभी एक एस्केप बन जाती है, और कैसे हम अननोइंगली अपने दिमाग से भाग रहे होते हैं स्माइल के पीछे। वहीं पर बुद्धा का एक और मिसअंडरस्टूड ट्रूथ क्लियर होगा। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो एक बात पक्की है, तुम सिर्फ बेटर फील नहीं, क्लियर फील करना चाहते हो, और क्लैरिटी कभी लाउड नहीं होती। इस पॉइंट पर आकर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद अब सब समझ आ गया। नेगेटिव थॉट्स दिमाग का काम है, उनसे लड़ना गलत है, उन्हें देखना सही है, पर यहीं पर एक नई गलती शुरू होती है। लोग इस समझ को भी एक नया टूल बना लेते हैं। वो कहते हैं मैं अवेयर हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं अलग लेवल पे हूं, पर अंदर ही अंदर दिमाग अभी भी भाग रहा होता है, बस भागने का स्टाइल चेंज हो जाता है। पॉजिटिव रहना एक मास्क हो सकता है, पर अवेयरनेस भी कभी कभी मास्क बन जाती है। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, पर जरूरी है। कभी खुद से पूछना, क्या मैं सच में देख रहा हूं, या मैं सिर्फ महसूस नहीं करना चाहता? क्योंकि जो चीज महसूस नहीं की जाती ना, वो खत्म नहीं होती, वो बैकग्राउंड में डिसीजंस लेने लगती है। मॉडर्न वर्ल्ड में भागना बहुत स्मार्ट तरीके से होता है। हम बिजी हो जाते हैं, प्रोडक्टिव लगते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट में घुस जाते हैं, बुक्स, पॉडकास्ट्स, वीडियोस, सब कुछ ग्रोथ लगता है, पर कभी कभी ये ग्रोथ नहीं, डिस्ट्रैक्शन होता है। और डिस्ट्रैक्शन भी एक ड्रग की तरह काम करता है। जब तक मिलता है तब तक ठीक लगता है, जब बैंड होता है तो दिमाग और ज्यादा लाउड हो जाता है। हजारों साल पहले भी एक इंसान इसी पॉइंट पे फंसा था, उसने भी सब छोड़ दिया, लग्जरी, कंफर्ट, आइडेंटिटी, पर जब वो अकेला हुआ तो थॉट्स और तेज हो गए। उससे लगा शायद मैं और ज्यादा डिसिप्लिन कर लूं तो दिमाग ब्रेक हो जाएगा। उसने अपनी बॉडी को और ज्यादा कंट्रोल करना शुरू किया। यह सब बाहर से बहुत एडवांस लगता था, लोग देख कर बोलते थे कितना स्ट्रांग है, कितना फोकस्ड है, पर अंदर सिर्फ एक फाइट चल रही थी। यहीं पर एक बहुत सब्टल चीज होती है, जब हम पॉजिटिविटी से भागते हैं तो हम दर्द से भागते हैं, पर जब हम स्पिरिचुअलिटी से भागते हैं तो हम फियर से भागते हैं। फियर का नाम चेंज हो जाता है, पर फियर रहता है, और जब फियर रहता है ना, तो दिमाग शांत नहीं होता। इसलिए ज्यादा ज्ञान कभी कभी और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। इस इंसान के साथ भी ये ही हो रहा था। वो अवेयर था, डिसिप्लिन्ड था, फोकस्ड था, पर फ्री नहीं था। उसका दिमाग अभी भी किसी ना किसी चीज को पकड़ के बैठा हुआ था, कभी ट्रूथ को, कभी कंट्रोल को, कभी अपनी ही इमेज को। और जब तक पकड़ होती है तब तक टेंशन होती है। एक दिन बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी डिसीजन के, सिर्फ थकान के साथ उसने छोड़ दिया। न बॉडी को पनिश करना, न दिमाग को कंट्रोल करना, न पॉजिटिव बनने की कोशिश, बस रुक गया। और जब वो रुका ना, तो पहली बार उसने ये नोटिस किया, थॉट्स आ रहे थे, जा रहे थे, पर कोई पकड़ नहीं रही थी। ये वही मोमेंट था जहां स्ट्रगल थोड़ा हल्का होने लगा। याहिन पर बुद्धा का नाम फिर से रेलेवेंट होता है, क्योंकि बुद्धा का रास्ता भागने का नहीं था, न पॉजिटिविटी की तरफ, न नेगेटिविटी से दूर, बस जो है उसे देखने का। अगर तुम हर वक्त बेटर बनने की कोशिश कर रहे हो तो शायद तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और जब एक्सेप्टेंस नहीं होता तो चाहे पॉजिटिविटी हो या स्पिरिचुअलिटी, दोनों प्रेशर बन जाते हैं। बुद्धा ने इम्प्रूवमेंट से पहले अंडरस्टैंडिंग चूज की, और अंडरस्टैंडिंग कभी भागने से नहीं आती, वो तब आती है जब तुम रुकते हो। हम एक और अनकंफर्टेबल लेयर देखेंगे, जब कंट्रोल छोड़ते ही डर और तेज हो जाता है, और क्यों ये डर एक्चुअली एक गेट होता है जिससे गुजरे बिना क्लैरिटी नहीं मिलती। वहीं पर बुद्धा के सफर का सबसे इंटेंस फेज शुरू होगा। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो शायद तुम भी ये समझ रहे हो कि भागना कितना सटल होता है, और जो चीज इतनी सटल हो उसे देखना ही सबसे बड़ा काम होता है। जब कंट्रोल छोड़ते ही डर और तेज हो जाता है, ये एक अजीब सच है। जब तक इंसान फाइट करता रहता है तब तक यूज लगता है कि वो स्ट्रांग है, पर जैसे ही वो कंट्रोल छोड़ता है, जैसे ही वो लड़ना बैंड करता है, डर अचानक बढ़ जाता है। इसलिए ज्यादा लोग कंट्रोल छोड़ने से डरते हैं, क्योंकि कंट्रोल कमजोर होता है, पर फेमिलियर होता है, और अनफेमिलियर चीज हमेशा स्केरी लगती है। सोचो जरा,
तुम इतने टाइम से अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शंस देते आ रहे हो, ये मत सोच ऐसा बनना चाहिए, स्ट्रांग रहे, पॉजिटिव रहे। ये इंस्ट्रक्शंस थका देती हैं, पर एक चीज देती हैं, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जब तुम ये इंस्ट्रक्शंस छोड़ देते हो ना, तो दिमाग बिल्कुल खुला हो जाता है, और खुला दिमाग पहले डर दिखाता है, बहुत डर। इस स्टेज पर दिमाग ऐसे सवाल पूछता है जो अनकंफर्टेबल होते हैं। अगर मैं वीक हो गया तो, अगर सब बिखर गया तो, और अगर मैं कुछ भी नहीं हूं तो। ये सवाल नए नहीं होते, ये हमेशा से वहां होते हैं, बस पहले उन पे पॉजिटिविटी का कवर चढ़ा हुआ होता है। अब वो कवर हट गया है। हजारों साल पहले एक इंसान यहीं पर आकर ऑलमोस्ट वापस मुड़ गया था। उसने फाइट छोड़ी, कंट्रोल छोड़ा, एक्सट्रीम छोड़े, पर जैसे ही उसने छोड़ना सीखा, अंदर से एक वेव उठी। फियर, लोनलीनेस, मीनिंगलेसनेस, और ये सब एक साथ आता है। इसलिए लोग बोलते हैं डोंट थिंक टू मच, पर सोचना प्रॉब्लम नहीं होता, पकड़ना प्रॉब्लम होता है। ये वो फेज होता है जहां लोग स्पिरिचुअलिटी को भी गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि शांति का मतलब है हमेशा अच्छा फील करना, पर असल में शांति का पहला स्टेज अच्छा फील करना नहीं होता। शांति का पहला स्टेज होता है ऑनेस्ट फील करना, और ऑनेस्टी कभी कंफर्टेबल नहीं होती। उस इंसान ने भी इसी जगह पर एक बात नोटिस की। जब वो डर को देख कर भागता था तो डर चेज करता था, जब वो डर को कंट्रोल करता था तो डर शेप चेंज कर लेता था। पर जब वो सिर्फ बैठा रहा और डर को आने दिया, बिना नाम दिए, बिना स्टोरी बनाए, तो डर कुछ देर बाद अपना जोर खो देता था। ये कोई टेक्निक नहीं थी, ये कोई मेथड नहीं था, ये बस एक सच था। जो चीज तुम देख सकते हो वो तुम्हें पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकती, और जो चीज तुम्हें कंट्रोल नहीं करती वो धीरे धीरे अपनी पावर खो देती है। यहीं पर बुद्धा का एक और पहलू समझ आता है। बुद्धा का रास्ता फियर को हटाने का नहीं था, बुद्धा का रास्ता फियर के साथ बैठने का था। इसलिए उनकी शांति ड्रामेटिक नहीं थी, वो साइलेंट थी। इसलिए उनके आंसर्स लाउड नहीं थे, वो सिंपल थे। एक सीधा सा सच है, अगर तुम कंट्रोल छोड़ते ही और ज्यादा बेचैन हो जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत जा रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि तुम पहली बार बिना आर्मर के खड़े हो, और आर्मर उतारते ही ठंड लगती ही है। अगले पार्ट में हम उस जगह पर जाएंगे जहां ज्यादा लोग रुक नहीं पाते, जहां दिमाग के पास कोई स्टोरी नहीं बची होती, कोई लेबल नहीं बचा होता, और वहीं पर क्लैरिटी का एक बिल्कुल अलग टेस्ट आता है। ना एक्साइटिंग, ना बोरिंग, बस रियल। वहीं पर बुद्धा का सफर अपने सबसे इंपॉर्टेंट मोड पर पहुंचेगा। अगर तुम यहां तक आए हो तो एक बात पक्की है, तुम सिर्फ सुकून नहीं ढूंढ रहे, तुम सच के करीब आ रहे हो, और सच कभी जल्दी रिवील नहीं होता। जब कुछ पकड़ने को भी नहीं बचता, इस स्टेज पर आकर इंसान एक अजीब सी जगह पे पहुंच जाता है। न वो पहले जैसा रहता है, न वो कुछ नया बन पाता है, बीच में लटका हुआ। ये स्टेज अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि यहाँ मोटिवेशन काम नहीं करती, यहाँ डिसिप्लिन भी काम नहीं करता, यहाँ लॉजिक भी थक जाता है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई आइडेंटिटी हेल्प नहीं करती। अब तक तुमने क्या क्या ट्राई किया था? पॉजिटिव रहना, नेगेटिव से लड़ना, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, डॉट कंट्रोल छोड़ना। अब यहाँ आकर लगता है जैसे सब कुछ छूट चुका है, और फिर एक ख्याल आता है, अब मैं हूं कौन? ये सवाल बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि जब तक तुम अपने आप को किसी रोल से पकड़ के रखते हो ना, तब तक दिमाग को सहारा मिलता रहता है। स्ट्रांग हूं, सीकर हूं, पॉजिटिव हूं, अवेयर हूं। पर जब ये सब लेबल्स धीरे धीरे गिर जाते हैं तो सिर्फ एक चीज बची रहती है, खुलापन। और खुलापन पहले पहले बहुत डरावना लगता है। हजारों साल पहले भी एक इंसान इसी जगह पे आकर बिल्कुल चुप हो गया था। उसके पास कहने को कुछ नहीं था, सोचने को भी कम बचा था। थॉट्स आ रहे थे, पर उनमें पहले जैसी अर्जेंसी नहीं थी, जैसे कोई आवाज दूर से आ रही हो। ये वो पल होता है जहां दिमाग अपनी पुरानी आदत ट्राई करता है। वो बोलता है कुछ तो कर, कुछ तो चूज कर, कुछ तो पकड़, पर यहाँ पकड़ने को कुछ होता ही नहीं। यहीं पर ज्यादा लोग वापस मुड़ जाते हैं। वो कहते हैं ये सब बेकार है, It's better to busy रहना था। कम से कम पहले क्लियर लगता था, और वो फिर से पुराने पैटर्न्स में घुस जाते हैं। बिजी, प्रोडक्टिव, डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि chaos के साथ रहना सबके बस की बात नहीं होती। पर जो इंसान यहाँ रुक जाता है ना, जो इस खालीपन से भागता नहीं, जो इसे फिल करने की जल्दी नहीं करता, उसके साथ कुछ अलग होना शुरू होता है। थॉट्स अब भी आते हैं, पर उनके बीच में गप आने लगता है, और पहली बार उस गप में कोई टेंशन नहीं होती, ना एक्साइटमेंट, ना फियर, बस एक न्यूट्रल सी क्लैरिटी। यहीं पर बुद्धा का मतलब और गहरा हो जाता है। बुद्धा का रास्ता किसी आंसर को पकड़ने का नहीं था,
वो रास्ता था सवालों के साथ रहने का बिना उन्हें सॉल्व किए। और जब तुम सवालों के साथ रह सकते हो ना, तो आंसर्स अपनी इंपॉर्टेंस खो देते हैं, क्योंकि क्लैरिटी किसी कंक्लूजन से नहीं आती, वो अंडरस्टैंडिंग से आती है। इस स्टेज पर एक और चीज होती है जो बहुत सटल है। तुम अपने थॉट्स को मेरे नहीं बोल पाते। पहले तुम बोलते थे मेरी नेगेटिविटी, मेरी एंजाइटी, मेरा दिमाग। अब सिर्फ ये होता है, थॉट आ रहा है, फीलिंग हो रही है, बस ओनरशिप धीरे धीरे खुद ही डिसॉल्व होने लगता है। और जहां ओनरशिप कम होती है, वहां बोझ भी कम होता है। जब तुम्हारे पास कोई बिलीफ नहीं बचता, कोई टेक्निक नहीं बची होती, कोई इमेज नहीं बची होती, तब तुम सबसे ज्यादा रियल होते हो। और रियल होना पहले एम्प्टी लगता है, पर इसी एम्प्टीनेस में दिमाग पहली बार रेस्ट करता है। अगले पार्ट में हम उस मोमेंट के और करीब जाएंगे जहां क्लैरिटी किसी थॉट की तरह नहीं, एक कोलैप्स की तरह होती है। ना फायरवर्क्स, ना अनाउंसमेंट, बस एक सिंपल सा गिर जाना। और वही गिरना सबसे बड़ा टर्न होता है। अगर तुम यहां तक आए हो तो शायद तुमने नोटिस किया होगा, ये सफर अब थ्रिल का नहीं रहा, ये हॉनेस्टी का सफर हो चुका है। और ऑनेस्टी कभी जल्दी रिवॉर्ड नहीं देती। जब दिमाग लदना छोड़ देता है, इस स्टेज पर आकर इंसान कुछ भी एक्सपेक्ट करना छोड़ देता है। ना ब्रेक थ्रू, ना एनलाइटनमेंट, ना रिलीफ, बस एक थकान होती है जो फाइट से नहीं, फाइट के बाद आती है। ये वो थकान होती है जहां तुम बोलते हो अब जो होगा देखा जाएगा। और ये लाइन लेजीनेस की नहीं होती, ये सरेंडर भी नहीं होती, ये बस सच होता है। अब दिमाग के पास कोई नया मूव नहीं होता। उसने पॉजिटिविटी ट्राई कर ली, नेगेटिविटी ट्राई कर ली, कंट्रोल ट्राई कर ली, छोड़ना भी ट्राई कर ली, और हर जगह वो खुद ही था। इसलिए अब वो थोड़ा पीछे हट जाता है। और जब दिमाग पीछे हटता है ना, तो पहली बार चीजों को होने दिया जाता है। ये कोई ड्रामेटिक मूवमेंट नहीं होता, ना कोई लाइट दिखाई देती है, ना कोई वॉइस आती है, बस एक सिंपल सा एक्सपीरियंस होता है। थॉट आता है और उसके पीछे कोई रिएक्शन नहीं होती, ना पाकड़, ना रेजिस्टेंस, ना भागना, बस आना और जाना। और पहली बार ये नेचुरल लगता है। इस मोमेंट में इंसान ये रियलाइज करता है कि फाइट कभी जरूरी ही नहीं थी, ना नेगेटिविटी से, ना पॉजिटिविटी के लिए। फाइट सिर्फ आदत थी, और आदत तब तक चलती है जब तक उससे एनर्जी मिलती रहे। अब एनर्जी नहीं मिल रही। हजारों साल पहले एक इंसान इसी जगह पर बिल्कुल चुप बैठ गया था। वो किसी गोल के लिए नहीं बैठा, वो किसी आंसर के लिए नहीं बैठा, वो बस बैठा था। और जब वो बैठा ना, तो पहली बार टाइम इंपॉर्टेंट नहीं रहा, ना कल, ना परसों, ना फ्यूचर, बस जो हो रहा था वो हो रहा था। यहीं पर बुद्धा का नाम सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक्सपीरियंस बन जाता है। बुद्धा का मतलब किसी स्टेट को अचीव करना नहीं होता। बुद्धा का मतलब होता है जो हो रहा है उसे बिना डिस्टर्ब किए होने देना। और जब तुम डिस्टर्ब करना छोड़ देते हो, तो दिमाग अपनी ही स्पीड पे सेटल हो जाता है। इस मोमेंट में एक और सटल चीज होती है, तुम्हारे थॉट्स तुमसे अलग लगने लगते हैं। पहले तुम बोलते थे मैं सोच रहा हूं, अब सिर्फ ये होता है सोच हो रही है। इस छोटे से शिफ्ट में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि जहां मैं कम होता है वहां प्रेशर भी कम होता है। और जब प्रेशर कम होता है ना, तो क्लैरिटी लाउड नहीं होती, वो सिंपल होती है। जैसे अचानक समाज आ जाना के आसपास का शोर कब से अननेसेसरी था। एनलाइटनमेंट कोई ऊपर जाने वाली चीज नहीं होती, वो नीचे गिरने जैसी होती है। आइडियाज से नीचे, बिलीफ्स से नीचे, आइडेंटिटी से नीचे। और जब तुम गिर जाते हो तो कुछ बचता ही नहीं जिससे तुम लाड सको। इसलिए बुद्धा का रास्ता हीरो बनने का नहीं था, वो फाइटर से विटनेस बनने का रास्ता था। और विटनेस बनना ईगो को पसंद नहीं आता, पर दिमाग को इसी में रेस्ट मिलता है। अगले पार्ट में हम उस जगह पर जाएंगे जहां ज्यादा लोग गलत समझ लेते हैं, जहां क्लैरिटी को हमेशा की हैप्पीनेस समझ लिया जाता है। और क्यों बुद्धा ने कभी ये प्रॉमिस नहीं किया कि दुख खत्म हो जाएगा। अगर तुम यहां तक आए हो तो शायद तुमने ये नोटिस किया होगा, यहां कुछ मिला नहीं और फिर भी अंदर कुछ हल्का हो गया। यही साइन होता है कि दिमाग ने लड़ना छोड़ दिया है। जब शांति को परमानेंट हैप्पीनेस समझ लिया जाता है, इस पॉइंट पर आकर एक अजीब एक्सपेक्टेशन पैदा हो जाती है। लगता है अब सब ठीक हो जाएगा, अब दुख नहीं आएगा, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, अब दिमाग कभी भागेगा नहीं। पर यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। शांति को परमानेंट हैप्पीनेस समझ लिया जाता है, और जब ऐसा नहीं होता तो लोग सोचते हैं शायद हम वापस पीछे चले गए। सच ये है, क्लैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि लाइफ स्मूथ हो जाए। क्लैरिटी का मतलब होता है कि तुम स्मूथ होने की डिमांड छोड़ देते हो। दुख आता है, स्ट्रेस आता है, लॉस आता है। बस फर्क ये होता है कि अब उनके साथ एक स्टोरी नहीं चिपकी होती। पहले तुम बोलते थे ये मेरे साथ ही क्यों होता है,
मैं हमेशा ऐसा ही क्यों हूं? लाइफ अनफेयर क्यों है? अब बस ये होता है, ये हो रहा है। हजारों साल पहले जब बुद्धा इस पॉइंट पर थे तो उन्होंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि दुख खत्म हो गया। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि दुख का एक्स्ट्रा वेट कहां से आ रहा था, और वो वेट थॉट्स से आ रहा था, इंटरप्रिटेशन से, रेजिस्टेंस से। इसलिए बुद्धा का रास्ता फील गुड का रास्ता नहीं था, वो सी क्लियरली का रास्ता था। और क्लियर देखना कभी कभी और ज्यादा रॉ होता है, पर रॉ होने का मतलब वीक होना नहीं होता। रॉ होने का मतलब होता है कि अब तुम लाइफ के साथ फाइट नहीं कर रहे। यहीं पर एक और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग सोचते हैं कि अगर क्लैरिटी आ गई तो इमोशंस खत्म हो जाएंगे, पर रियलिटी उल्टा है। क्लैरिटी के बाद इमोशंस ज्यादा हॉनेस्ट हो जाते हैं। हंसी आती है तो पूरी आती है, दुख होता है तो बिना ड्रामा के होता है, फियर आता है तो बिना फ्यूचर स्टोरी के आता है, और इस ऑनेस्टी में कोई एग्जॉस्शन नहीं होती। ये वही जगह है जहां ईगो लास्ट अटेम्प्ट करता है। वो बोलता है तो अब मैं कौन हूं? लोग मुझे कैसे देखेंगे? मैं किस कैटेगरी में फिट होता हूं? पर यहां कैटेगरीज का कोई काम नहीं होता। न सीकर, न एनलाइटेंड, न ब्रोकन, न स्ट्रॉन्ग। सिर्फ जो है वो है। बुद्धा ने स्टेज पर कोई नया सिस्टम नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि लाइफ को सॉल्व करने की कोशिश ही टेंशन है, लाइफ को जीना सोल्यूशन नहीं मांगता। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, पर समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। साइलेंट ट्रूथ है। अगर क्लैरिटी के बाद भी कभी कभी हैवीनेस आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब ये होता है कि तुम जिंदा हो, और जिंदा रहना कभी फ्लैट एक्सपीरियंस नहीं होता। अगले पार्ट में हम उस जगह पर जाएंगे जहां बुद्धा का सबसे ज्यादा गलती उसे हुआ है, जहां उनके वर्ड्स को रूल्स बना दिया गया, और कैसे रूल्स वही प्रॉब्लम वापस ले आते हैं जिससे हम निकाल रहे थे। अगर तुम यहां तक आए हो तो शायद तुमने ये फील किया होगा, ये सफर हैप्पीनेस का नहीं, ऑनेस्टी का है। और ऑनेस्टी कभी गारंटी नहीं देती, बस फ्रीडम देती है। जब बुद्धा के वर्ड्स रूल बन गए, इस स्टेज पर आकर एक नया रिस्क शुरू होता है। लोग क्लैरिटी को पकड़ लेते हैं, और जो चीज पकड़ ली जाती है ना, वो धीरे धीरे जेल बन जाती है। बुद्धा के साथ भी यही हुआ। उनके वर्ड समझे नहीं गए, उन्हें फॉलो किया गया, और फॉलो करना समझने जैसा नहीं होता। बुद्धा ने जो बातें कही वो किसी सिस्टम के लिए नहीं थी, वो किसी राइट वे ऑफ लिविंग का मैनुअल नहीं था। वो एक ऑब्जर्वेशन थी, उस वक्त की, उस पल की। पर जैसे ही उन ऑब्जर्वेशंस को रूल्स बना दिया गया, क्लैरिटी फिर से प्रेशर बन गई। सोचो जरा, अगर कोई बोले दुख रेजिस्टेंस से आता है और तुम उसे रूले बना लो, मुझे कभी रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। अब क्या हो रहा है? अब तुम रेजिस्ट करने से भी रेजिस्ट कर रहे हो। एक लेयर और जुट गई, और यहीं से वो प्रॉब्लम वापस आती है जिससे तुम निकले थे। बुद्धा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें ऐसे ही रहना चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि चीजें कैसे होती हैं, पर लोगों ने सुन लिया ऐसे रहना ही सही है। डिफरेंस बहुत सटल है, पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा। इसी वजह से बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी में जाकर भी हैवी फील करते हैं। नए रूल्स, नए आइडियल्स, नया प्रेशर। मैं बुद्धा जैसा क्यों नहीं हो पा रहा? मैं अभी भी रिएक्ट क्यों कर रहा हूं? मुझे इतना शांत क्यों नहीं लग रहा? और क्लैरिटी फिर से अचीवमेंट बन जाती है। हजारों साल पहले बुद्धा ने इसी चीज से सबसे ज्यादा बचने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने हर सवाल का जवाब डायरेक्ट नहीं दिया, कभी चुप रहे, कभी सवाल ही वापस कर दिया, क्योंकि वो जानते थे आंसर पकड़ लिया जाएगा, और पकड़ने के बाद फिर से ईगो खड़ा हो जाएगा। इस स्टेज पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है। तुम ये नोटिस करते हो कि जब भी तुम क्लैरिटी को डिफाइन करने लगते हो, वो हाथ से फिसल जाती है, और जब तुम यूज डिफाइन नहीं करते, वो नेचुरली प्रेजेंट होती है। इसलिए बुद्धा का रास्ता डेफिनेशन का नहीं था, वो सीइंग का रास्ता था। इस पार्ट 8 का एक शार्प ट्रूथ है, जो चीज जिंदा है यूज रूल में बैंड नहीं किया जा सकता, और क्लैरिटी जिंदा होती है जैसे हवा, जैसे सांस। जब तक तुम कंट्रोल नहीं करते तब तक वो नेचुरली चलती रहती है। यहीं पर बुद्धा का एक और मिसअंडरस्टूड पॉइंट क्लियर होता है। उन्होंने कभी ये प्रॉमिस नहीं किया कि उनके रास्ते पर चलकर तुम परफेक्ट बन जाओगे। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि परफेक्शन का चेज ही थकान का रीजन है। अगले पार्ट में हम उस जगह पर जाएंगे जहां ये सब मॉडर्न लाइफ से कनेक्ट होता है। ऑफिस, रिलेशनशिप्स, प्रेशर, कंपैरिजन, और कैसे बुद्धा का थॉट आज के इंसान के लिए और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। अगर तुम यहां तक आए हो तो शायद तुमने ये नोटिस किया होगा, जैसे जैसे रूल्स गिर रहे हैं वैसे वैसे सांस थोड़ी हल्का हो रही है, और यही साइन होता है कि क्लैरिटी अब रूल नहीं रही, वो एक्सपीरियंस बन रही है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अब तक हम एक चीज देख चुके हैं, दिमाग प्रॉब्लम नहीं था, कंट्रोल प्रॉब्लम था, रूल्स प्रॉब्लम थे, फाइट प्रॉब्लम थी।
पर अब एक नया सवाल आता है, अगर दिमाग दुश्मन नहीं है तो फिर ये इतना परेशान क्यों करता है? सोचो अपनी रोज की जिंदगी। सुबह उठते ही फोन, नोटिफिकेशंस, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस, ऑफिस हो या घर, काम खत्म होने से पहले सोच शुरू हो जाती है, इनफ कर पाया या नहीं। लोग क्या सोच रहे होंगे, माइंड पीछे तो नहीं रह गया? ये सब थॉट्स तुम्हें गिराने के लिए नहीं आते, ये सिर्फ एक चीज रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रेशर। और प्रेशर के सामने दिमाग एक ही काम करता है, ज्यादा सोचता है। मॉडर्न लाइफ में डेंजर का मतलब बदल गया है। पहले डेंजर इज फिजिकल, अब डेंजर इज साइकोलॉजिकल। रेपुटेशन, आइडेंटिटी, स्टेटस, वैलिडेशन, और दिमाग इन सबको रियल डेंजर की तरह ट्रीट करता है, इसलिए वो रेस्ट नहीं करता, इसलिए वो बार बार अलर्ट रहता है। इसलिए पॉजिटिविटी का बोलने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। यहीं पर बुद्धा का थॉट और ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। बुद्धा ने यह नहीं कहा कि दुनिया बदल दो, उन्होंने ये देखा कि दुनिया से रिएक्शन कैसे बदला जाता है। और रिएक्शन बदलने का मतलब सप्रेशन नहीं होता, रिएक्शन बदलने का मतलब होता है अवेयरनेस के साथ जीना। ऑफिस में स्ट्रेस आया, नोटिस किया, घर में आर्ग्यूमेंट हुआ, नोटिस किया, कंपैरिजन हुआ, नोटिस किया, न जस्टिफाई न कंडेम, बस देखना। ये देखना पैसिव नहीं होता, ये बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि इसमें तुम अपनी पुरानी आदत तोड़ रहे होते हो। यहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जैसे जैसे तुम देखना सीखते हो वैसे वैसे थॉट्स तुम्हें कम डिफाइन करते हैं। पहले एक थॉट आता था और तुम बन जाते थे, मैं एंग्शियस हूं, मैं वीक हूं। अब थॉट आता है और बस जाता है, तुम पीछे खड़े रहते हो। इस छोटे से गैप में बहुत बड़ी फ्रीडम होती है। बुद्धा का ये पॉइंट आज के इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो, उन्होंने ये नहीं कहा कि एम्बिशन गलत है, उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि जब एम्बिशन आइडेंटिटी बन जाता है तब प्रेशर अनबेरेबल हो जाता है। तुम काम करो, एफर्ट दो, इम्प्रूव भी करो, पर अगर हर रिजल्ट तुम्हारी वर्थ डिसाइड करेगा तो दिमाग कभी शांत नहीं होगा। बुद्धा ने इसलिए वर्थ को रिजल्ट से अलग देखा, इसलिए उनके लिए फेलियर आइडेंटिटी नहीं बना और सक्सेस भी ईगो नहीं बन पाया। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी लाइफ तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, बस वो आउटडेटेड टूल्स यूज कर रहा है, और टूल्स को फाइट से अपडेट नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ समझ के पीछे हटना होता है। अगले पार्ट में हम इस सफर का लास्ट फेज देखेंगे, जहां सब कुछ तुम्हारी ही जिंदगी पे आकर रुकता है। न बुद्धा की कहानी, न फिलॉसफी, बस तुम्हारी सोच और तुम्हारी लाइफ। और वहीं पर एक सॉफ्ट नॉन क्रिंज एंडिंग होगी जो नेचुरली व्यूअर को आगे जुड़ने का रीजन देगी। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो शायद तुम ये समझ गए हो, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, प्रॉब्लम ये थी कि तुम सोच को खुद समझ रहे थे। और जब ये गलत फहमी हट जाती है तो दिमाग पहली बार तुम्हारे साथ खड़ा होता है। जो बचा है वही काफी है। अब यहाँ आकर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बचता, न पॉजिटिव थिंकिंग, न नेगेटिव थिंकिंग, न कंट्रोल, न टेक्निक, बस एक सिंपल सी चीज बची होती है, जिंदगी जैसे है वैसे ही चल रही है। और पहली बार ये बात हैवी नहीं लगती। सुबह होती है, काम होता है, थकान आती है, कभी खुशी, कभी फ्रस्ट्रेशन, सब होता है। बस एक चीज चेंज होती है, अब हर चीज के साथ एक अननेसेसरी फाइट नहीं जुड़ी होती। पहले स्ट्रेस के साथ ये भी था, मैं ऐसा क्यों हूं, या अब स्ट्रेस के साथ सिर्फ स्ट्रेस होता है। और ये फर्क बहुत बड़ा है। इस स्टेज पर आकर लोग अक्सर पूछते हैं, तो क्या ये फाइनल है, क्या इसके बाद कुछ और नहीं? और जवाब थोड़ा बोरिंग होता है, हाँ और नहीं भी। हाँ क्योंकि आप किसी और जगह पहुंचने की जल्दी नहीं होती, नहीं क्योंकि लाइफ अभी भी चलती रहेगी, बस तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप चेंज हो चुका होता है। बुद्धा ने यहीं पर कोई ग्रैंड एंडिंग नहीं दी, ना उन्होंने बोला कि अब तुम हमेशा शांत रहोगे, ना उन्होंने ये कहा कि दुख कभी नहीं आएगा। उन्होंने बस इतना देखा कि दुख के साथ एक्स्ट्रा बोझ ऐड करना ऑप्शनल है। और जब ये ऑप्शनल दिखता है ना, तो तुम बिना एफर्ट के हल्के हो जाते हो। तुम काम करते हो पर खुद को प्रूव करने के लिए नहीं, तुम इम्प्रूव करते हो पर खुद से नफरत करके नहीं, तुम पॉजिटिव भी रहते हो पर नेगेटिविटी से भाग के नहीं। और ये सब कोई अचीवमेंट नहीं लगता, ये नॉर्मल लगता है। यही बुद्धा का सबसे सिंपल और सबसे मिसअंडरस्टूड पॉइंट था। उन्होंने कुछ ऐड नहीं किया, उन्होंने बस कुछ हटा दिया। एक्स्ट्रा स्टोरीज, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, एक्स्ट्रा आइडेंटिटी, जो बचा वो ऑलरेडी काफी था।
अब अगर तुम अपनी लाइफ देखो तो शायद तुम नोटिस करोगे थॉट्स अभी भी आते हैं पर तुम उनमें खो नहीं जाते। प्रेशर अभी भी होता है पर तुम उसे अपना नाम नहीं देते। कभी कभी क्लैरिटी होती है, कभी कभी नहीं, और दोनों ठीक लगते हैं। यही मैच्योरिटी है। इस पूरी सीरीज का एक लास्ट साइलेंट ट्रूथ ये है, तुम्हें अपना दिमाग ठीक करने की कभी जरूरत थी ही नहीं। तुम्हें सिर्फ उसे समझने के लिए थोड़ा पीछे हटना था, और जब तुम पीछे हट जाते हो तो लाइफ अपनी जगह खुद ले लेती है। अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम सिर्फ सुन नहीं रहे थे, तुम रुक रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, और शायद थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहे थे। और अगर ऐसा है तो ये कहानी अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि क्लैरिटी एक वीडियो नहीं होती, वो प्रैक्टिस भी नहीं होती, वो ई के रिलेशनशिप होती है, तुम और तुम्हारे दिमाग के बीच। अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट पसंद आता है जो चिल्लाता नहीं, जो फोर्स नहीं करता, जो बस चीजें जैसे हैं वैसे दिखाता है, तो शायद तुम यहां दोबारा आना चाहोगे जब मन करे, जब दिमाग थक जाए, जब शोर ज्यादा हो जाए। बस इतना ही काफी है। और फिर कुछ भी नहीं बदला, पर यहां सब बदल गया। इस पॉइंट पर आकर ज्यादा लोग एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं, कोई फाइनल ज्ञान, कोई पावरफुल लाइन, कोई अल्टीमेट कंक्लूजन। पर यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ आती है, जिंदगी कंक्लूजन्स पे नहीं चलती, वो कंटिन्यूएशन पे चलती है। सुबह फिर आएगी, फोन फिर उठेगा, काम फिर होगा, प्रेशर फिर आएगा, और हाँ, कभी कभी कंफ्यूजन भी आएगा। पर इस बार एक फर्क होगा, इस बार तुम कंफ्यूज होने से इतना नहीं डरोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कंफ्यूजन कोई एनिमी नहीं होता, वो सिर्फ एक सिग्नल होता है कि दिमाग कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। यही वो जगह है जहां ज्यादा लोग बुद्धा को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है बुद्धा का मतलब था सब कुछ छोड़ देना, पर असल में बुद्धा का मतलब था एक्स्ट्रा छोड़ देना, एक्स्ट्रा फाइट, एक्स्ट्रा स्टोरी, एक्स्ट्रा सेल्फ जजमेंट। लाइफ वैसी ही रहती है, बस तुम उसे बोझ बनाना छोड़ देते हो। इस सीरीज का मकसद तुम्हें बेटर इंसान बनाना नहीं था, तुम ऑलरेडी काफी हो। इस सीरीज का मकसद सिर्फ इतना था कि तुम अपने दिमाग के साथ थोड़ा सॉफ्ट हो जाओ, और जब तुम सॉफ्ट होते हो ना तो क्लैरिटी फोर्स नहीं लगती, वो नेचुरली आ जाती है जैसे सांस। अगर तुम यहां तक आए हो तो एक बात पक्की है, तुम सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे थे, तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देख रहे थे, तुम रुक के सुन रहे थे। और आज के टाइम में रुक के सुनना सबसे रारे चीज है। हो सकता है कल तुम फिर ओवरथिंक करो, हो सकता है फिर स्ट्रेस आए, और वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी का मतलब परफेक्ट हो जाना नहीं होता। क्लैरिटी का मतलब होता है खुद से भागना बैंड कर देना, और जब भागना बैंड होता है तो कहीं पहुंचने की जल्दी भी खत्म हो जाती है। अगर इस सीरीज तुम्हें थोड़ा सा भी शांत महसूस हुआ है, अगर तुम्हें लगा हो कि कोई तुम्हें समझा रहा नहीं, सिर्फ साथ बैठ के चीजों को देख रहा है, तो शायद तुम इस तरह के कंटेंट के लिए ही यहाँ आए हो। इस चैनल पर हम चिल्लाते नहीं, हम मोटिवेट करने का ड्रामा नहीं करते, हम बस चीजों को जैसे हैं वैसे देखते हैं। अगर तुम्हें भी कभी कभी इसी तरह का स्पेस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, किसी प्रेशर के लिए नहीं, किसी प्रॉमिस के लिए नहीं, बस इसलिए कि जब दिमाग थक जाए तुम्हें पता हो यहाँ आकर रुक सकते हो। ये कहानी यहीं खत्म होती है, पर जो समझ आया है वो यहीं खत्म नहीं होता, वो कल भी रहेगा, परसों भी, और शायद थोड़ा थोड़ा और क्लियर होता रहेगा। बस इतना ही।